आज हम लोग को जो पढ़ना था वो है ASOP। जैसे कि हम लोग परक्यूजिट्स पढ़ रहे थे, परक्यूजिट्स में आज लास्ट टॉपिक है हम लोग का। तो सबसे पहले शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉई, दैट इज ESOP। क्या होता है कि समटाइम एम्प्लॉयर प्रोवाइड इट्स शेयर्स और एनी अदर सिक्योरिटी टू एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट और एट कंसेशनल रेट। कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयर क्या करता है, अपने शेयर्स अपने एम्प्लॉयज को क्या करता है, फ्री ऑफ कॉस्ट भी दे देता है, कई बार कंसेशनल रेट होता है। जस्ट लाइक 400-500 रुपए का शेयर है, वो 300 रुपए में दे दिया, 500 रुपए का शेयर या फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया। तो वो जो शेयर का में जो हिस्सा देता है ना, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, या कुछ शेयर्स देता है इस तरीके से अपने एम्प्लॉयज को अलॉट करता है, इसको हम लोग कहते हैं ESOP। ठीक है, शेयर्स ऑफ सिक्योरिटी प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, दिस इज कॉल्ड ESOP। का फुल फॉर्म होता है एम्प्लॉय स्टॉक इन ऑप्शन प्लान। अब देखिए, एज पर द सेक्शन 17 की सबसेक्शन 2, एनी वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी और स्वेट इक्विटी। स्वेट मतलब समझते हो सब लोग, स्वेट इक्विटी का नाम सुना है कि नहीं सुना है? एनी वैल्यू ऑफ एनी स्पेसिफाइड सिक्योरिटी, या फिर कह लो स्वेट इक्विटी। स्वेट मतलब जानते हो, स्वेट मतलब पसीना होता है। तो कंपनी के लिए पसीना कौन बहाता है? कंपनी के एम्प्लॉय सर। हाँ, तो उनको स्वेट इक्विटी के रूप में वो इक्विटी, स्वेट इक्विटी सिर्फ उन्हीं लोग के लिए होती है, यानी एम्प्लॉयज के लिए ही। जो जो एम्प्लॉयज को शेयर हम अलॉट करते हैं उसी को हम लोग कहते हैं स्वेट इक्विटी, एक तरह से आप कह सकते हो। गिवन बाय एम्प्लॉयर और फॉर्मर एम्प्लॉयर, प्रेजेंट एम्प्लॉयर, फॉर्मर एम्प्लॉयर आपको दे रहा होगा, फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकता है या एट कंसेशनल रेट। कंसेशनल रेट सब लोग समझ रहे हो, 500 का शेयर आपको 300 रुपए में दे दिया। इस टैक्सेबल एज अ परक्यूजिट, ये एक तरह से परक्यूजिट की तरह आपके लिए टैक्सेबल होगा। Now, how to calculate the value of shares and securities? तो अब कैसे कैलकुलेट करेंगे वैल्यू ऑफ शेयर्स एंड सिक्योरिटीज? इन केस ऑफ लिस्टेड शेयर्स, अगर लिस्टेड शेयर्स हैं तो शेयर्स लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज, खासकर ऐसी कंपनी के शेयर्स जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है। स्टॉक एक्सचेंज का नाम आपने सुना होगा, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो ये जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज है ना, यहाँ पे आपके शेयर्स लिस्टेड, वहाँ पे आपके शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। तो हम देखेंगे क्या, फेयर मार्केट वैल्यू shall be the average of the opening and closing value of shares as listed on a stock exchange on the date of exercising the options। यानी कि फेयर मार्केट वैल्यू देखा जाएगा, ठीक है ना। और कैसे देखा जाएगा, मान लो आज शेयर आज अलॉट किया गया, आज की तारीख क्या है, 18 अगस्त। आज आपको मैं शेयर अलॉट कर रहा हूँ, तो आज मॉर्निंग में जब मार्केट खुला उस समय मेरी कंपनी के शेयर्स के दाम क्या थे, क्लोजिंग वैल्यू क्या थी, दोनों का हम लोग क्या निकालेंगे, एवरेज। ठीक है, वही फेयर मार्केट वैल्यू के हिसाब से, मान लो सुबह दाम था कितना, 500 रुपए, ठीक है, और शाम को दाम कितना था, सपोज करो 700 रुपए चला गया, उड़ गया 500 से 700। तो 500 700 मिला के कितना हुआ, 1200 डिवाइड बाई 2, दैट मीन्स कितना हो गया, 600 रुपए एवरेज प्राइस निकला। 600। तो अगर, हाँ बिल्कुल सही, तो अगर आज आपको अगर शेयर्स दिया गया है, तो इसका मतलब है, मान लीजिए आपको 10 शेयर अलॉट किया है, तो 10 मल्टीप्लाई बाई 600 यानी 6000 रुपए की परक्यूजिट की वैल्यू हुई। इन केस शेयर्स इज लिस्टेड ऑन मोर देन वन स्टॉक एक्सचेंज, अगर आपका जो शेयर है वो सिर्फ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में ही नहीं है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में भी है। जैसा कि देखा गया है, कई कई शेयर्स आप देखोगे जो NSE से भी आप खरीद सकते हो और BSE से भी खरीद सकते हो। बस दोनों में फर्क क्या होता है, BSE में और NSE की प्राइस में वही 5-10 पैसे का बस फर्क होता है। आप किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से खरीद सकते हो शेयर्स को। Then recognize a stock exchange which records highest trading shall be taken। अगर मान लीजिए दोनों स्टॉक एक्सचेंज में आपके शेयर्स के प्राइस, शेयर्स चल रहे हैं, तो सवाल उठता है सर किसकी प्राइस लेंगे? तो कहा गया है क्या, विच रिकॉर्ड हाईएस्ट ट्रेडिंग, जहां पे आपके शेयर्स ज्यादा खरीदे बेचे जाते हैं। जैसे सपोज करो आपकी कंपनी के शेयर सबसे ज्यादा NSE में खरीदे बेचे जाते हैं, BSE मार्केट से कम और NSE मार्केट में ज्यादा आपके शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, तो वहां की प्राइस को कंसीडर किया जाएगा ये एवरेज ओपनिंग क्लोजिंग के लिए। ये बात समझ में आई सब लोग को? यस सर। बाकी स्टॉक एक्सचेंज समझते हो सब लोग? हल्का सा ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे आप लोग को, अगर मैं आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझा रहा हूँ, जैसे आपको अगर सपोज करो सब्जी लेनी होगी, तो आपके घर के आसपास सपोज करिए 2 सब्जी मार्केट है।
आप दोनों सब्जी मार्केट में से किसी भी सब्जी मार्केट में जाके आप सब्जियां खरीद सकते हो, आलू वहां भी मिल रहा है, आलू वहां भी मिल रहा है, बस फर्क क्या हो सकता है प्राइस का फर्क हो। जैसे मेरे घर के आसपास में बताता हूँ, मेरे घर में ना दो तरफ मैं जा सकता हूँ सब्जी लेने के लिए, एक गोरखनाथ सब्जी मंडी जा सकता हूँ और एक मैं जा सकता हूँ अलीनगर सब्जी मंडी। हाँ, आलू वहां भी मिल रहा है, सब्जियां वहां भी मिल रही है, सेम सब्जियां दोनों जगह मिल रही हैं, लेकिन फर्क क्या हो सकता है किसका, आप सभी को पता है, प्राइस का। तो वही एनएससी और बीएससी मार्केट में भी सेम वही फर्क होता है और कुछ नहीं। बात समझे कि नहीं समझे? तो वही जो शेयर के प्राइस का जो यस फर्क होगा सर। वही उधर भी होगा। ठीक है, अब सब्जी की जगह अब आप बस क्या कर लो, शेयर्स लग दो कंपनी के, कंपनीज के शेयर्स होते हैं। अब वो शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज एकदम मंडी की तरह होता है, मार्केट होता है जहाँ पे शेयर्स खरीदे और बेचे जाते हैं। सब्जी मार्केट में सब्जी खरीदे बेचे जाते हैं, शेयर स्टॉक एक्सचेंज में क्या, शेयर्स खरीदे बेचे जाते हैं, यू कैन से स्टॉक्स खरीदे बेचे जाते हैं। अब नोट्स में देखो क्या दिया, ओपनिंग प्राइस इज प्राइस ऑफ फर्स्ट सेटलमेंट, यानी कि पहला जो ट्रांजेक्शन हुआ वो किस प्राइस पे हुआ, एंड क्लोजिंग प्राइस इज द प्राइस ऑफ लास्ट सेटलमेंट, लास्ट जो ट्रेडिंग हुई वो किस प्राइस पे सेटलमेंट हुआ। ठीक है, एक मिनट। ओके सो अब देखिए हम लोग बात करते किसकी, इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, मान लो अगर आपके शेयर्स ना तो स्टॉक एक्सचेंज में, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में है, ना तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में, ना तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, तो ऐसे केस में क्या होगा, इन केस ऑफ अनलिस्टेड शेयर्स, शेयर्स नॉट लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, इन दिस केस वैल्यू एज डिटरमाइंड बाय मर्चेंट बैंकर शैल बी टेकन। तो मर्चेंट बैंकर ने किस प्राइस पे आपको वो शेयर्स दिया है वो प्राइस को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, मर्चेंट बैंकर क्या होते हैं, जो इस तरह के शेयर्स खरीदवाते हैं और बिचवाते हैं। नेक्स्ट, ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट कवर्ड फ्रॉम एम्प्लॉय। अब सवाल उठता है क्या अमाउंट का ट्रीटमेंट होगा, व्हाट इज द ट्रीटमेंट ऑफ अमाउंट रिकवर्ड फ्रॉम द एम्प्लॉय। मान लो अगर एम्प्लॉय से कुछ पैसे हम वसूल लेते हैं कि ठीक है आपको हम 50,000 की शेयर्स दे रहे हैं, आपसे हम 5,000 रुपये वसूल ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है वो उस 50,000 में से 5,000 माइनस कर देना, सीधी सीधी बात। तो यानी कि आपके परक्यूजिट की वैल्यू कितनी होगी, 45,000, सीधा सीधा। बाकी आज हम लोग को देखना था लीव ट्रेवल कंसेशन। व्हाट इज लीव ट्रेवल कंसेशन? सब लोग को पता है कि कंपनी क्या करती है, एम्प्लॉयज को लीव ट्रेवल कंसेशंस भी देती है, घूमने के लिए छुट्टियां भी देती है, प्लस कुछ पैसे देती है, या फिर कह लो आने जाने का जो पूरा खर्चा होता है, फिर सपोज करो एक टूर पैकेज दे देती है आपको, कंपनी ने एक टूर पैकेज आपको दे दिया, ठीक है ना, 3 days 4 night का, राजस्थान का या कहीं अच्छी जगह का घूमने के लिए, गोवा का ट्रिप दे दिया आपको आपकी फैमिली सहित। तो लीव ट्रेवल कंसेशंस जो भी है प्रोवाइडेड बाय इन इंडिया इज एग्जेम्प्ट अप टू सम लिमिट अंडर सेक्शन 10। तो वहां पे अब देखना पड़ेगा अंडर सेक्शन 10 में एग्जेम्पशन, याद होगा सेक्शन 10 में सारे के सारे एग्जेम्प्ट इनकम्स के बारे में डिफाइन किया गया। तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है, सबसे पहले तो पर्सनल लीव ओनली कवर्ड नॉट ऑफिशियल ट्रेवल। ध्यान रखना लीव ट्रेवल कंसेशन किस केस में काम करेगा, जब पर्सनल लीव होगा, पर्सनल छुट्टी मिल रही है और पर्सनल घूमने के लिए कहीं जा रहे हो, ऑफिशियल काम से नहीं जा रहे हो। ओनली ट्रेवल एग्जेम्प्ट, अदर एक्सपेंसेस आर टैक्सेबल। और आपको ध्यान रखना है एग्जेम्पशन किस चीज का मिलेगा, जहां भी तुम घूमने जा रहे हो वहां आने और जाने का जो खर्चा होता है ना, सिर्फ वही एग्जेम्प्टेड होता है, बाकी होटल में रुकना खाना पीना वो सारे एक्सपेंसेस टैक्सेबल है, वो आपके हाथ में। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको 30,000 का पैकेज कंपनी ने दिया और 10,000 रुपीज क्या हुआ, उसमें आने जाने का खर्चा था, 20,000 रुपये होटल में रुकना खाना पीने का था, तो ध्यान रखिएगा 10,000 एग्जाम्प्ट हो गया, 20,000 आपके हाथ में टैक्सेबल है एज अ परक्यूजिट। अब होता है फॉरेन ट्रेवल फुल्ली टैक्सेबल। जो फॉरेन ट्रेवल होते हैं ना,
अगर फॉरेन के लिए, तो इंडिया की बात कर रहे थे हम लोग, अगर फॉरेन ट्रेवल अगर कर रहे हैं तो वो फुल्ली टैक्सेबल होता है। यानी आपको सपोज करो न्यूयॉर्क का ट्रिप दे दिया या फिर सपोज करो इटली का ट्रिप दे दिया, तब जितना भी खर्चा कंपनी ने उस पर किया आपके टूर पैकेज के ऊपर पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये लीव ट्रेवल कंसेशन का केस था। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो किससे रिलेटेड है, LTC मींस लीव ट्रेवल कंसेशन से रिलेटेड है। तो लीव ट्रेवल कंसेशन, hence travel expenses on personal leave is covered here, not official leave, clear है सबको। when a person goes for travel, there are there there are a lot of expenses for travel, साइट सीइंग, होटल, टैक्सी, इन सबके खर्चे होते हैं, ठीक है ना। तो इसमें कहा गया है क्या, ओनली ट्रेवल एक्सपेंडिचर इज एग्जेम्प्ट, सिर्फ ट्रेवलिंग का खर्चा ही एग्जेम्प्ट होगा, नॉट अदर एक्सपेंसेस पेड बाय एम्प्लॉयर। बाकी खर्चे अगर एम्प्लॉयर देता भी तो ठीक है, लेकिन वो आपके हाथ में टैक्सेबल होगा। इफ LTC प्रोवाइड आउटसाइड ऑफ इंडिया देन फुल्ली टैक्सेबल, वही बात। LTC is also sometimes called LTA, कई बार इसको क्या कहा गया, LTA भी कहा गया, लीव ट्रेवल अलाउंस, although it will be exempt only if bills are provided by the employee। आपको एग्जेम्पशन तभी मिलेगा जब आप बिल्स प्रोवाइड करोगे। अगर एम्प्लॉय अगर बिल बताता है, दिखाता है कि हाँ भाई यहाँ गए थे, तो उसका आने जाने का जो टिकट होता है, जो भी, चाहे वो ट्रेन से गया हो, चाहे बाई एयर गया हो, चाहे बाई बस गया हो, चाहे वो बाई कोई और व्हीकल से गया हो, पर्सनल व्हीकल या फिर कह लो ऑटो कैब जैसे होता है। हाउ टू कैलकुलेट एग्जेम्पशन, सर जरा एक एग्जेम्प्ट क्वेश्चन इनकम। था हाँ बोलिए 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 बोलिए। सर, वो मतलब उसको LTA मिला है लेकिन वो पर्सनल व्हीकल से गया है, तो जो मतलब अमाउंट है वो खुद रख ले, तो उसको क्या टैक्सेबल होगा वो? एक बार फिर से। यस सर। सर जैसे मतलब उसको LTA में कहीं जाने के लिए मिला है अमाउंट, तो वो पर्सनल अपने पर्सनल खुद के व्हीकल से गया है और जो अमाउंट मिला वो रख लिया, तो वो टैक्सेबल होगा? खुद के व्हीकल से भी जाएगा तो उसका कुछ ना कुछ तो खर्चा होगा ना, आखिर में हाँ अगर सर। अपने पर्सनल व्हीकल से जाएगा कुछ तो खर्चा हुआ ना, तो जाहिर सी बात है उस केस में उसको जी सर। एग्जेम्पशन मिलेगा, ठीक है, उस यस केस में सर। उसको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। तो भाई जो सिर्फ और सिर्फ लेकिन आने जाने का जो भी खर्चा हुआ, लेकिन उसका बिल कहीं ना कहीं से बनवा के दिखाना पड़ेगा। ठीक है सर। अब जो देखिए यहाँ पे लीव ट्रेवल कंसेशन इन इंडिया की बात कर रहे हैं, तो ट्रेवल बाय एयर, अगर बाय एयर जाता है तो इकोनॉमी क्लास का एयर इंडिया का एग्जेम्पशन सिर्फ मिलेगा, सिर्फ इकोनॉमी क्लास का, ठीक है। अगर सपोज करो जैसे सबको पता है कि एयरलाइंस में क्या होता है, बिजनेस क्लास भी होता है, तो बिजनेस क्लास का जो वो एग्जेम्पशन नहीं मिलता है, सिर्फ इकोनॉमी क्लास का एग्जेम्पशन मिलता है, समझे। अब बिजनेस क्लास का जो टिकट होता है वो महंगा होता है, एयर इकोनॉमिक क्लास का तो सबके लिए जाहिर सी बात है, तो इकोनॉमिक क्लास का टिकट का खर्चा, अगर वो आने जाने का, वो भी शॉर्टेस्ट रूट, यहाँ पे नहीं मेंशन किया, मैं अपनी तरफ से बताता हूँ, शॉर्टेस्ट रूट। शॉर्टेस्ट रूट मतलब अगर तुम्हें गोरखपुर से गोवा जाना है, तो यहाँ से जो भी फ्लाइट सबसे शॉर्टेस्ट रूट से जाती है वो, अब जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ से तुम्हें कानपुर जाना है, तुमको मान लो यहाँ से कानपुर जाना है, और अगर कानपुर जाते हो तो अगर गोरखपुर से जाओगे तो इधर देखो लखनऊ होते भी जा सकते हैं, बनारस से भी होते हुए जा सकते हैं ना। अब तुम बताओ गोरख, यस सर। कौन सा शॉर्टेस्ट रूट है, बनारस वाला कि लखनऊ वाला, अगर कानपुर जाना है तो शॉर्टेस्ट रूट मैं बता दे रहा हूँ, तुम्हें नहीं पता है, तो शॉर्टेस्ट रूट है आपका लखनऊ वाला, बनारस वाला शॉर्टेस्ट रूट नहीं है। लखनऊ से बोले हैं? लखनऊ बोले हो, लखनऊ ही बोले हैं सर, हम गए हुए हैं। हाँ सर, हम गए हुए ठीक है, हैं। तो लखनऊ से जा रहे हो तो वो क्या हो गया, वो शॉर्टेस्ट रूट हो गया, उसका भाड़ा एग्जेम्प्ट होगा। बनारस से घूमते हुए जा रहे हो, उसका टिकट ज्यादा खर्चा हो गया, तो जाहिर सी बात है वो एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना। ट्रेवल बाय एनी अदर मोड, अगर किसी और मोड से अगर जा रहे हो ट्रेवल के लिए, तो इफ ट्रेन गोज देयर, अगर वहां पे ट्रेन चलती है तो फर्स्ट क्लास AC फेयर ऑफ ट्रेन एक्सपेंस एग्जेम्प्ट, जो फर्स्ट क्लास AC होती है ना, सबको पता है, सेकंड AC होता है, फर्स्ट सॉरी 1 टायर होता है, 2 टायर होता है, 3 टायर होता है, तो फर्स्ट क्लास की AC का जो ट्रेन फेयर है वहां तक एग्जेम्पशन मिल जाएगा,
और अगर इफ ट्रेन डज नॉट गो देयर बाय बट बस गोज, लेकिन मान लो अगर वहां पे ट्रेन नहीं चलती है, वहां पे क्या चलती है, वहां पे बस चलती है, तो अगर वहां पे बस चलती है तो उस केस में क्या होगा, एसी डीलक्स रोडवेज बस फेयर, तो तुम्हें एसी डीलक्स रोडवेज बस का देखना पड़ेगा भाड़ा, वो एग्जेम्पशन मिलेगा। और अगर बोथ ट्रेन भी नहीं जाती है बस भी नहीं जाती है, डू नॉट गो देयर, तो ऐसे केस में क्या होगा, नंबर ऑफ किलोमीटर देख लेना, कितना किलोमीटर की जर्नी है, मल्टीप्लाई बाय फर्स्ट क्लास एसी फेयर ऑफ द ट्रेन पर किलोमीटर इज एग्जाम्प्ट। जैसे तुम कैब से जा रहे हो, वहां पे ना तो रोडवेज जाती है ना तो ट्रेन जाती है, तो ऐसे केस में आपने कोई प्राइवेट व्हीकल कर रहा, जैसे टैक्सी वैक्सी किया, कैब किया, उसके थ्रू गए, तो कितने किलोमीटर की जर्नी थी आपकी, और उस जर्नी का तुम कैलकुलेशन कर लेना ट्रेन का फर्स्ट क्लास एसी का। तो सर सवाल उठता है, सर वहां जब ट्रेन चली नहीं रही तो एसी कैसे हम फर्स्ट क्लास का कैसे भाड़ा देख सकते हैं? तो क्या आप लोग को पता है कि ट्रेन का जो भाड़ा होता है, ट्रेन का जो भाड़ा होता है वो किलोमीटर के हिसाब से होता है। ट्रेन का जो भाड़ा होता है वो किलोमीटर के हिसाब से होता है। कभी इस चीज पे कभी ध्यान दिया, कंसीडर किया कि नहीं किया है? हाँ सर। तो मान लो डिस्टेंस तुम जहां भी घूमने गए थे प्राइवेट कैब से करीबन 500 किलोमीटर था, तो 500 किलोमीटर का तुम्हें भाड़ा देखना होगा एसी फर्स्ट क्लास का, उतना तुम्हारा क्या हो जाएगा, एग्जाम। ठीक है, उसके ऊपर अगर जो भी पैसा कंपनी खर्च कर रही है आपके ऊपर, वो सब टैक्सेबल हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से आपको ये एग्जाम्शन कैलकुलेट करने आ गया। यस सर। अब ये लास्ट टॉपिक है हमारा, परक्यूजिट एग्जाम्प्ट फॉर ऑल। सर कौन कौन से परक्यूजिट्स हैं जो सारे एम्प्लॉय के लिए एग्जाम्प्ट है? कौन कौन से ऐसे परक्यूजिट्स हैं जो सारे एम्प्लॉयज के लिए एग्जाम्प्ट है, वेदर ही इज स्पेसिफाइड, वेयर ही इज नॉट स्पेसिफाइड। अगर वो स्पेसिफाइड होता है तो भी, नॉट स्पेसिफाइड होता है तो भी। तो चलिए अब मैं आपको बता रहा हूँ, फॉलोइंग परक्यूजिट्स आर फुल्ली एग्जाम्प्ट। ये सारे परक्यूजिट्स अगर आपको मिलता है तो फुल्ली एग्जाम्प्ट है। जैसे टेलीफोन प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय, अगर एम्प्लॉयर आपको टेलीफोन की सुविधा देता है, किसकी सुविधा देता है, टेलीफोन की, तो अगर सेल फोन की सुविधा दे रहा है आपको, फ्री ऑफ कॉस्ट एक फोन दे रखा है, या फिर उसका जो भी है, तो वो सारा का वो परक्यूजिट पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है। क्यों, बता सकते हैं आप लोग क्यों एग्जाम्प्ट है? बता सकते हैं गोरख क्यों एग्जाम्प्ट है? टेलीफोन का जो परक्यूजिट है क्यों एग्जाम्प्ट है? सर हो सकता है वो मतलब क्या कहते हैं, कंपनी द्वारा प्रोवाइड किया गया हो सकता है, वो क्या कहते हैं, सरकारी भी हो सकता है सर। क्योंकि वो टेलीफोन से सारा जो भी आपको सेल फोन मोबाइल अगर कंपनी ने आपको दिया है तो घूम फिर के अपने काम के लिए दिया है, सर कम। ताकि वो अच्छा। अपने काम के लिए दिया है, ऑफिशियल यूज, आप उससे पर्सनल यूज क्या करोगे? वो जब मन करेगा तब आपको कॉल लगा देगा, वो फोन आपको हमेशा ऑन रखना पड़ता है। सही है, ये सब चीजें। यस सर, उसे पर्सनल कॉल भी तो कर सकते हैं। हाँ कर सकते हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कंपनी का मोबाइल होता है, कंपनी को सारे कॉल्स रिकॉर्ड उसके पास होते हैं, अगर आप ज्यादा पर्सनल करेंगे, कहने का मतलब जल्दी कोई यस करता सर। नहीं है। और ऑफिस जी का सर। फोन आपको पता है ना, सुने हो कि नहीं सुने हो, कंपनी कहती है ऑफिस का फोन है, ऑफ नहीं होना चाहिए। हाँ सर। तो ये होता है। और मान लो अगर सपोज करो 1000 का बिल आया, 200 रुपये अपना पर्सनली बतिया ली, तो कंपनी को इतना दिक्कत नहीं है, लेकिन कंपनी का तो काम चल रहा है ना, चाहे जो भी हो सर। टेलीफोन अगर कंपनी ने प्रोवाइड किया है, एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है एम्प्लॉय को, तो पूरी तरह से एग्जाम्प्ट है, ये देखो एग्जाम्पशन की लिस्ट में। नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी बाय एम्प्लॉयर इन ट्रांसपोर्ट बिजनेस टू हिज एम्प्लॉय फ्री ऑफ कॉस्ट और कंसेशनल रेट। अगर मान लो मैं रेलवे हूँ, रेलवे अपने एम्प्लॉयज को रेलवे में इधर उधर आने जाने का पास बनाती है ना, पास देती है, हाँ देखा है कि नहीं सर। देखा है? रोडवेज में भी ऐसा ही होता है, अगर आपके पास पास बना है, आप उससे ट्रेवल कर रहे हो, तो आप उस पास से जितना भी घूम लो, कुछ भी आपकी सैलरी में एड होने वाला नहीं है, सब एग्जाम्प्ट है। बिकॉज आप रेलवे एम्प्लॉय हो या रोडवेज के एम्प्लॉय हो, आपकी सैलरी में कुछ भी जुड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यस सर। ये तुम लोग को क्यूरियोसिटी रहती होगी यार, वो ट्रेन वाला है उसको भी तो आने जाने को मिल रहा है, तो उसके लिए कैसे होगा? तो चूंकि उनकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ऑलरेडी किस चीज में डील करती है, वो ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही करती है, रेलवे ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही कर रही है।
रोडवेज ट्रांसपोर्ट बिजनेस ही कर रही है, ठीक है। तो अगर आपकी कंपनी उसमें आपको आने जाने के लिए जो भी देती है कंसेशन या कुछ कम दे दे, फ्री ऑफ कॉस्ट दे दे, सर वो पूरा एग्जाम्प्ट है, आपकी सैलरी में कुछ भी नहीं जुड़ेगा, समझिए, सॉरी समझे। अब देखते हैं आगे, प्रिविलेज पास प्रोवाइडेड बाय इंडियन रेलवे और टू एम्प्लॉय। देखो नीचे अच्छा अगले लाइन में क्लियर कर ही दिया है। अब अगला पॉइंट जो देखिए, परक्यूजिट्स एंड अलाउंसेस प्रोवाइडेड आउटसाइड इंडिया टू अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय फॉर प्रोवाइडिंग द सर्विसेज आउटसाइड इंडिया। ये हम लोग ने अलाउंसेस में भी पढ़ा था। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय को आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर कोई भी परक्यूजिट्स दिया जाता है तो वो परक्यूजिट्स पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अलाउंसेस भी एग्जेम्प्ट था, परक्यूजिट्स भी एग्जेम्प्ट हो गया। अगला पॉइंट है देखिए, अगला पॉइंट है लीव ट्रेवल कंसेशन। लीव ट्रेवल कंसेशन तो पढ़ ही लिया हम लोगों ने कि कैसे एग्जेम्पशन मिलेगा। एनुअल प्रीमियम पेड बाय एम्प्लॉयर ऑन पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी ऑन द लाइफ ऑफ एम्प्लॉय। अगर हर साल कंपनी पेमेंट कर रही है हेल्थ इंश्योरेंस का या एक्सीडेंट पॉलिसी का एम्प्लॉय के लिए, अपने एम्प्लॉय की लाइफ के लिए, तो वो भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। आरएफए समझते हो, रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जज, यूनियन मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन इज फुल्ली एग्जेम्प्ट। आरएफए फॉर एम्प्लॉय, ये सब वर्किंग इन माइन साइट, डैम साइट, ऑनशोर ऑयल एक्सप्लोरेशन साइट, ये सब पढ़ा था हम लोगों ने। उस केस में अगर टेम्परेरी स्ट्रक्चर में अगर उनको रहने के लिए दे रहा है वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होता है। और क्या है, फूड प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय, ये गलती से लिख दिया ग्रेटर देन 50 रुपीज पर मील, ये अप टू 50 रुपीज पर मील है एग्जेम्प्ट। क्यों गोरख, तुमको पता है ना ये? यस सर, 50 रुपीज तक मतलब होता है। यस सर पता है। 50 रुपए तक एग्जेम्प्ट है, 50 रुपए से ऊपर होगा तो टैक्सेबल है। कन्वेंस फैसिलिटी फॉर हाई, कन्वेंस फैसिलिटी टू हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट जज, ये भी पूरी तरह से क्या एग्जेम्प्ट है। जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजों को जो आने जाने का जो भी फैसिलिटी, आने जाना कहीं भी रहना होना, उसका जो पैसा मिलता है या उनकी फैसिलिटी जो भी मिल रही है वो पूरी तरीके से क्या एग्जेम्प्ट है। लास्ट, अमाउंट स्पेंड ऑन ट्रेनिंग ऑफ एम्प्लॉय और अमाउंट पेड फॉर रिफ्रेशर मैनेजमेंट कोर्स, या जो भी हो, बोर्डिंग एंड लॉजिंग ऑल्सो कवर्ड। जैसे मान लो मेरी कंपनी है, अब मेरे को ना वो ट्रेनिंग देती है कि जाके आप सर सैप पढ़ लो, सैप इम्प्लीमेंटेशन जो करना है कंपनी में, तो सैप की जाके ट्रेनिंग ले लो और आपको मैं ट्रेनिंग दिला रहा हूँ, 10 दिन की ट्रेनिंग, आपको दिल्ली जाना होगा, वहाँ रहना खाना जो भी है कंपनी की तरफ से रहेगा। तो सर उस केस में पूरी तरह से वो एग्जेम्प्ट है, क्योंकि उसमें कंपनी का ही फायदा, मेरा कोई फायदा है नहीं। कंपनी अपने काम के लिए मुझे ट्रेनिंग दिला रही है, तो जो भी खर्चा दे रही है, खर्चा कर रही है मेरे ऊपर, वो पूरी तरह से एग्जेम्प्ट है। तो ये सारे के सारे परक्यूजिट्स पूरी तरीके से क्या है, एग्जेम्प्ट है। मेरे ख्याल से ये समझ में आया सब लोग को। यस सर। तो आज हम लोग ने क्या क्या देखा, हम लोग ने आज ESOP देख लिया, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान क्या होता है, फिर लीव ट्रेवल कंसेशन पढ़ लिया, और प्लस आज एक और चीज हम लोग ने देखा कि कौन कौन से परक्यूजिट पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होते हैं। तो अगर आज का टॉपिक यानी परक्यूजिट्स आप लोग को समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि अब हम लोग का ये परक्यूजिट चैप्टर, परक्यूजिट्स एक तरीके से कंप्लीट हो रहा है। अब हम लोग कल से हम लोग पढ़ेंगे पीएफ, यानी अब पीएफ और उसके इंटरेस्ट के ऊपर डिस्कशन करना है। फिर हम लोग का जो ग्रॉस सैलरी तक का अमाउंट जो हम लोग का है ना, वो हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा।